क्यों है इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? डायबिटीज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे देश में है फूड हैबिट के कारण। डायबिटीज जो है पेशेंट वो अफ्लुएंट क्लास है, लेकिन आज से 20 साल बाद गरीब क्लास डायबिटीज का पेशेंट होगा। जो रिच पीपल है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, ही विल बी ईटिंग दैट हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड। पुअरर क्लास विल बी ईटिंग मोर शुगर एंड मैदा काइंड ऑफ फूड। अ पर्सन डजंट नीड टू रिमेन डायबिटिक फॉर लाइफ टाइम। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से ऊपर चल रहा है तो धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होते रहते हैं। अगर आपको हार्ट ब्लॉक नहीं करवाना, ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, छोटा बिजनेस बड़ा कैसे होता है और जो ऑलरेडी बिजनेस बड़ा कर चुके हैं उनकी जर्नी कैसे रही, तो एक YouTube चैनल है मैड ओवर ग्रोथ, इसको सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा चैनल है, नितिन बजाज जी चलाते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और हमारे बीच काफी बातचीत हुई। वो बातचीत का कुछ पार्ट आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मैड ओवर ग्रोथ के YouTube चैनल पर जाएं और वहां पे पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। हाय लोकेंद्र, कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया नितिन जी, वेरी नाइस। डायबिटीज ऐसी, इंडिया तो कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का, वर्ल्ड वाइड एक कैपिटल हो चुका है ना। जी जी जी। इतनी मेजर प्रॉब्लम है डायबिटीज की। हाँ ऑलमोस्ट हर घर में मैंने देखा है किसी ना किसी को तो डायबिटीज होता ही है। हाँ तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी कि एक डायबिटीज की प्रॉब्लम क्या है, जी। उसको लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, हाँ प्लस आपने उस प्रॉब्लम को समझ के एक जो बिजनेस बनाया है जी उसके रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स का, जी वो सारा आज आपसे सीखेंगे कि जी। कहाँ आपने गैप ढूंढा, हाँ कैसे उसकी सप्लाई चेन मैनेज की, जी कैसे उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर आप यूज कर रहे हो और लेवरेज कर रहे हो, मार्केटिंग कैसे करते हो, हाँ एवरीथिंग। तो थोड़ा सा ना पहले तो ये समझना है कि क्यों है इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्या 2-3 रीजन है जिसकी वजह से इंडिया डायबिटीज के अंदर इतना ज्यादा, मतलब लोग उसको कैपिटल बोला जाता है इंडिया को। डायबिटीज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे देश में है फूड हैबिट के कारण। तो अगर आप फूड को, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट हम कहते हैं फूड में, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, तो अगर हम अपनी इंडियन डाइट को देखें तो हमारी डाइट में ग्रेन्स ज़्यादा है, क्योंकि हम वेजिटेरियन, हाँ कार्ब्स ज़्यादा हैं। तो जितना भी ग्रेन्स है उस सब में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है। और कार्बोहाइड्रेट आपको ग्लूकोज छोड़ता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बॉडी में जाके ग्लूकोज छोड़ेगा। प्रोटीन खाएंगे तो अमीनो एसिड छोड़ेगा। फैट खाएंगे तो फैटी एसिड छोड़ेगा। तो अगर हम सुबह से शाम तक देखें तो सुबह चाय पी, उसके साथ 2 बिस्किट ले लिए, उसमें चीनी और है। हाँ, और तो मैदा और चीनी का बिस्किट होगा। दोपहर में 2 रोटी सब्जी ले ली, गेहूं की हो गई। रात को रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया। तो अगर आप ओवरऑल फूड का रेशो देखेंगे तो 60-70% ऑफ द डाइट कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट, और वो सब ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं है। यूटिलाइजेशन नहीं है। करोगे क्या आप ग्लूकोज का? भाई हम खेती तो करते मतलब हैं, हमारी बॉडी नहीं यूटिलाइज कर पाती उतना ग्लूकोज उतना, और खा हम ज्यादा रहे हैं। और खा हम ज्यादा इसलिए रहे हैं कि फूड हम हेल्थ के लिए नहीं खाते, फूड हम खाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, प्लेजर के लिए। हाँ। मतलब आप देखो कि अरे कुछ हैप्पी मोमेंट है, बर्थडे है, चलो कुछ खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं। हाँ कुछ खा लेते हैं। और कुछ सैड मोमेंट है, यार कुछ तो ले आ, चल छोड़ यार, तो कंफर्ट फूड चाहिए, उसमें भी मीठा होना चाहिए। सेलिब्रेशन है तो फूड है, वेकेशन है तो फूड है, बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेकअप हुआ है तो फूड है। तो खाना और पीना ही है। सो फूड जो एंटरटेनमेंट का पार्ट बना है, दैट इज डेंजरस। लोगों का ना इस पे ये ऑब्जेक्टिव या आर्ग्यूमेंट आता है, हाँ। यार पहले भी तो लोग खाते थे ये चीजें, उनको क्यों नहीं होता था, आज की डेट में क्यों ज्यादा हो रहा है लोगों को, मतलब हमारी जनरेशन में क्यों है ज्यादा। पहले की जनरेशन वो भी सारा दिन इतना घी खाती थी, इतना ज्यादा, वो तो 10-10 रोटी खा लेते थे। हाँ। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम इतनी क्यों नहीं थी, हमारे साथ क्यों है? अब अगर हम फूड की हिस्ट्री को देखें, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ सो दैट आपको थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू इसमें समझ में आएगा। तो खेती करना हमने सीखा अराउंड 5-1 हज़ार साल पहले। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करते, पहले तो जंगल में जाके कुछ तोड़ के खा रहे थे, फिर हमने खेती करना शुरू किया। तो खेती किस चीज़ की हम करें कि वो ज़्यादा समय तक स्टोर हो सके, वो था ग्रेन्स, अनाज। तो अनाज हम खाने लगे, वहीं से ओबेसिटी आने लगी। अराउंड 3000 साल पहले से आपको पहला केस ओबेसिटी का दिखाई देगा। अच्छा। और 3000 साल पहले आपको पहला केस डायबिटीज़ का दिखाई देगा जब आप हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे। फिर अराउंड 200 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 1800 के बाद।
तो आप देखेंगे कि फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने लगे, उससे पहले सब नेचुरल थे, प्रोसेसिंग होने लगी, तो वो थोड़ा सा वहां से आपको डिसीजेस बढ़ती दिखाई देंगी, बट नॉट दैट मच। लेकिन अगर आप आज के एरा में देखें तो फूड इज एंटरटेनमेंट, एंड एंटरटेनमेंट नीड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर आप आलू का चिप्स घर में बना के खाते हैं तो आपको मजा नहीं आता, आप रोज नहीं खा सकते। लेकिन वही आलू का चिप्स जब आप फैक्ट्री में कुछ केमिकल मिला के बनाते हैं तो यू ईट मोर। और मैं अगर अपना बचपन देखूं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर खेती करते थे, फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मेरे फादर मुझे कभी लेके नहीं गए कि चल मैं तेरे को रेस्टोरेंट में खिला के लाता हूँ। मतलब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कहीं खाना पड़ गया तो हम होटल में जाके खा लिए, क्योंकि हम घर पे नहीं है इसलिए हमने बाहर खा लिया। पर कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि मेरे फादर मुझे खिलाने के लिए लेके गए हो कि चलो आज मैं तुम्हें खिला के लाता हूँ। तो एपिसोड ऑफ ईटिंग आउटसाइड होम हैज इंक्रीज्ड बिकॉज वी एड एंटरटेनमेंट वैल्यू टू द फूड। घर में अब तो क्या होता है कि घर में हम बैठे हैं, यार ये रहने दे यार, ये रोज क्या खिला रहे हो, तुम एक काम करो मैं ऑर्डर करता हूँ अभी, एंड इट्स इजी एंड इट्स क्विक एंड इट्स चीप। फूड इज चीप, राइट। तो जो अभी आपने कहा ना कि डायबिटीज एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग। आने वाला है, जो प्रॉब्लम है वो आने वाला है, क्योंकि अभी एफ्लुएंट क्लास है इसकी कस्टमर, मतलब डायबिटीज जो है पेशेंट वो एफ्लुएंट क्लास है, लेकिन आज से 20 साल बाद गरीब क्लास डायबिटीज का पेशेंट होगा। ऐसा क्यों है कि एफ्लुएंट क्लास ज्यादा है? बिकॉज अफोर्डेबिलिटी ऑफ ईटिंग आउट इज मोर। यस, इट्स दैट्स द ओनली रीजन। यस, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, और फूड जैसे हमने कहा एंटरटेनमेंट है, और फूड से आपको वो डोपामिन रिलीज होता है ना, अवार्ड विनिंग टाइप का है। अब उसके लिए करना कुछ नहीं, बस खाना ही तो खाना है, खाना खाया मुंह में घुला, वो सेंसेस आए, मजा आ गया। तो फ्री में ही मिल गया ना, बिना कुछ करे। सो यू कैन गेट द रिवॉर्ड अगेन, 10 मिनट बाद दोबारा खा सकते हैं। एक और पैकेट खोल लिया। हाँ, और कितने का, 10-20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 का। इट्स नॉट दैट हैवी कॉस्ट कि घर बेचना पड़ेगा एक चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए। एक और चीज भी तो है ना कि जो जितने भी एफ्लुएंट क्लास है, मोस्टली अगर आप उनका जॉब प्रोफाइल देखोगे, उनका जॉब प्रोफाइल इज मोर ईदर टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इस टाइप के मैनेजमेंट रोल्स में लोग ज्यादा है। अब उनका काम फिजिकल नहीं है होता ना, जितना बैठ के करने वाला है। यस, वाइल जो अभी इस टाइम पे रूरल एरियाज हैं या लोअर क्लास में बोल लूं, हालांकि दोनों कंपैरिजन नहीं है रूरल और लोअर क्लास में, बट वहां पे वो लोग अभी भी मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। उनका जो वर्क वाला जो काम है, उसमें या तो वो ऐसा फिजिकल लेबर काम कर रहे होंगे, तो उनका वर्कआउट जो है, वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पीपल दैट आर सिटिंग इन टेक्नोलॉजी एंड IT जॉब्स। हाँ, मैं इस पे एक और टेक लेना चाहूंगा, जो ये एक्सरसाइज वाला जो ओवरसेल्ड कॉन्सेप्ट है। आज से 25 साल बाद अगर आगे देखें तो मैं कहूँगा अफ्लुएंट क्लास में डायबिटीज़ नहीं होगी, सिर्फ पुअर क्लास में होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, तो आगे का अगर आप सिनेरियो देखें तो अगर जैसे पुराना आप हिस्ट्री देखें तो जब फास्ट फूड आया तो इट वाज एक्सपेंसिव, और सिर्फ एफ्लुएंट क्लास खा सकता था, और सोसाइटी का रिच पीपल ही उसको खाता था। आज के केस में देखेंगे तो जो फास्ट फूड है दैट्स चीप, 10, 20, 30 रुपए में मिल जाता है, एंड इट फिल्स द स्टमक। और जो रिच क्लास है वो अब कहेगा कि यार, क्योंकि अब एजुकेशन बढ़ रही है ना, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अब रिच क्लास तो कहेगा यार मैं 400 रुपए की सैलेड खाऊंगा, मैं 20 रुपए का ये पास्ता नहीं खाऊंगा। तो जैसे अब वो जो गरीब आदमी है वो 20 रुपए का पास्ता खाएगा क्या, तो ये तो पास्ता अमीर लोग खाते थे, आजकल मैं खा रहा हूँ, और वो कहते तो सिर्फ 20 रुपए में आता है, राइट। तो वो खाएगा उसको। और प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं ऐसी इंडस्ट्री से आता हूँ जहाँ फूड मैन्युफैक्चर होता है, तो हम फूड को थोड़ा डिवाइड करते हैं। आप उसको समझने की कोशिश करें इसको, कि जैसे 3 मेन कंपोनेंट है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कौन सबसे ज्यादा महंगा है? प्रोटीन सबसे, जैसे वे प्रोटीन वगैरह है ना, 2000, 2500, 3000 रुपए किलो का रॉ मटेरियल हो गया। फिर सेकंड नंबर पे फैट भाई, सस्ता तेल भी 125, 150 रुपए किलो से कम नहीं है। थोड़ा सा महंगा ऑलिव ऑयल वगैरह 700, 800 रुपए किलो है। बिल्कुल सस्ता क्या है? मैदा और चीनी, 30-40 रुपए किलो का। तो आप 30-40 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको डबल ट्रिपल करके जो भी आप कॉस्ट लगा लो, आप 125, 150 रुपए किलो में बेच पाते हैं। तो आपके 100 ग्राम की कॉस्ट 10-15 रुपए आ गई सेलिंग कॉस्ट, और खाने में बहुत मजा आता है। एंड यू फील कि भाई मैं भी देखो अमीरों वाला खाना खा रहा हूँ, पैकेट वाला खा रहा हूँ, एंड दैट्स चीप।
एंड वो जो उसको वो मिल रहा है ना डोपामिन हिट, वो उस फूड प्रोडक्ट से। सो मेरे ख्याल से जो रिच पीपल है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, ही विल बी ईटिंग दैट हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड, एंड द पुअरर क्लास विल बी ईटिंग मोर शुगर एंड मैदा काइंड ऑफ फूड। तो वो डायबिटिक बनेगा, ये वाला बच जाएगा बाद में। That's a scary world we are going to live in, I believe. But क्या डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है क्या? हाँ, that's a fantastic thing. मतलब this is the education part of education कि a person doesn't need to remain diabetic for lifetime. अच्छा, हाँ, वो चाहे तो नॉन डायबिटिक हो सकता है। जैसे कि बुखार चढ़ गया, बुखार उतर जाता है, बिल्कुल, इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो जाता है, ऐसे डायबिटीज भी रिवर्स कंडीशन में जा सकती है। अच्छा, तो ये जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है कि डायबिटीज हो गई तो जिंदगी भर के लिए हो गई, ये आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि डायबिटीज एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। So you can reverse diabetes. You can reverse diabetes. How और can ये we? अच्छा, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये 1990 में आ गई थी कि रिवर्स कर सकते कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। और वहां से जब ये कॉन्सेप्ट निकला तो धीरे धीरे लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करने लगे, और अब जाके इतना प्रूवन साइंस इस पे अवेलेबल है कि ये रिवर्स की जा सकती है। अब कैसे की जा सकती है, उससे पहले हम क्यों कर सकते हैं, थोड़ा सा साइंस की हिस्ट्री पे समझते हैं। हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री से ना आप तार जोड़ते हैं। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो तार नहीं जोड़ पाएंगे आप। तो ऐसे ही साइंस की, डायबिटीज की हम हिस्ट्री देखें तो 3000 साल पहले थोड़ा सा एक लेते हैं कि एक आदमी है, बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा पानी पीता है, बहुत सारा यूरिनेशन होता है, वेट लॉस हो रहा है और मर गया। समझ में नहीं आ रहा क्या भैया किसको क्या हो गया, मतलब भगवान का कैन सा अभिशाप लगा इसको कि ये खा भी रहा है और वेट लॉस भी हो रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद पता चला कि यार ये जो इसका यूरिन निकल रहा है इसमें शुगर है। फिर कुछ साल बाद पता चला कि अच्छा यार इसकी बॉडी में शुगर ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 1923। तो इंसुलिन की डिस्कवरी हुई उस टाइम पे। और इंसुलिन क्या होता है? हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसका मेजर काम ये है कि वो जो हमारे ब्लड में शुगर है उसको उठा के सेल के अंदर डालता है, कंट्रोल करता है। इंसुलिन शुगर को हाँ कम करता है, ब्लड के से कम करता है, हाँ उसको सेल के अंदर डालता है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज ब्लड में गया, तो ब्लड से वो ग्लूकोज सेल के अंदर अपने आप नहीं जाएगा। अच्छा, उसको इंसुलिन चाहिए। अच्छा, तो इंसुलिन उठा के उसको अंदर डालेगा। तो जो लोग बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई बॉडी, हाँ, मतलब वो बेसिकली सेल के अंदर नहीं जा रही है अब शुगर। हाँ, इंसुलिन है, शुगर है, हाँ, पर वो अंदर नहीं जा रहा। तो 1923 में क्या हुआ कि डायबिटिक पेशेंट था, वही सेम कंडीशन कि भैया खा रहा है, पी रहा है, वेट लॉस हो रहा है और थोड़े दिन में डेथ हो जाती है। तो ये एक इंसुलिन हार्मोन डिस्कवर किया, उस पेशेंट को लगाया इंजेक्शन, तो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगा, वेट उसका गेन होने लगा, उसकी हेल्थ रीगेन होने लगी। तो क्या सिनेरियो बना? बना कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, और प्रूव हो गया कि भाई इसका ब्लड शुगर बढ़ा था, इसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया, ये ठीक हो गया। अब वहां पे ब्लड ग्लूकोज तो नापना आता था 1923 में, इंसुलिन नापना नहीं आता था। तो ये कहना कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, पर आप प्रूव कर रहे थे ब्लड ग्लूकोज के थ्रू, इंसुलिन के थ्रू प्रूव नहीं कर रहे थे। तो 50 साल बाद 1975 में हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, उन्होंने इंसुलिन को नापने का टेक्निक निकाला। अच्छा, 1975 में। और तब जाके उन्होंने ये देखा कि ये जितने डायबिटिक पेशेंट है इनमें तो इंसुलिन की कमी है ही नहीं, इनमें तो खूब इंसुलिन है। तो मतलब जो नॉर्मल आदमी उससे ज्यादा इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट में था। तब ये 1990 में डॉक्टर जिराल्ड रेवन थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इट्स टू मच ऑफ इंसुलिन, इट्स नॉट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन विच इज कॉजिंग डायबिटीज। तो फिर उन्होंने वहां से फिर ये कॉन्सेप्ट हुआ कि अच्छा यार इंसुलिन रेजिस्टेंस तो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वजन भी बढ़ता है, डायबिटीज भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ये पीसीओडी भी होता है, फैटी लीवर भी होता है। मतलब अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां से बॉल रोल होना शुरू हुआ, एंड टुडे इवन मेडिकल कम्युनिटी ने सब मान लिया है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, और उन्होंने उसको नया नाम दिया है, डायबिटीज रिमिशन नाम दिया है। अच्छा। डायबिटीज रिवर्सल वो कहते हैं कि अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अच्छा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी कॉल्स इट डायबिटीज रिमिशन।
किसी को अगर डायबिटीज है और उसको वो डायबिटीज रिवर्स करनी है, हाँ। तो कैसे कर सकते हैं? सो ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक तो ये समझना कि अगर किसी को डायबिटीज हुई है तो वो आज सडन नहीं है। मतलब आज हॉस्पिटल में पता चला 110 ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग, और भैया ये क्या हो गया मेरे को, मैं तो कुछ कल हो सकता है रात मैंने ज़्यादा खा लिया होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आप समझिए 10 साल पहले शुरू हुई थी। अच्छा। तो डायबिटीज़ ये कंडीशन ऐसी आ गई कि हम खूब ग्लूकोज डाल रहे थे बॉडी में, काफ़ी टाइम से डाल रहे थे। और हमारी पेनक्रियाज जो है, अब इसको हम समझते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन बीटा सेल्स, 20 लाख के आसपास, तो किसी में 15 होंगी, किसी में 20 होंगी। ये समझ लीजिए बच्चा पैदा होता है, भगवान उसको 20 लाख समझ लीजिए बीटा सेल्स देता है। अब आप बीटा सेल 20 लाख, कितना भी ग्लूकोज डालो वो इंसुलिन डालता है और सबको अंदर डाल देता है, तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। अब हम क्या दिन रात एंटरटेनमेंट ईटिंग चल रहा है, सुबह शाम इधर उधर खाते पीते कुछ भी कर रहे हैं, तो बीटा सेल ओवरबर्डन होने लगती है। और वो बीटा सेल 20 लाख से 18 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 10 लाख, जब 10 लाख पे आ गई ना, तब हम खाते हैं और वो इंसुलिन निकालता है और वो हैंडल नहीं हो पाता। तब हमें पहली बार पता लगता है कि यार ये तो ब्लड शुगर बढ़ रहा है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे भी हम सचेत हो जाएं तो हर एक आदमी की, हम इसको कहते हैं कि ग्लूकोज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी। तो हर फूड जो भी हम खाएंगे वो कुछ ग्लूकोज छोड़ेगा। वो ग्लूकोज हमारी बॉडी कितना हैंडल कर सकती है, कितना यूटिलाइज कर सकती है, वो हो गया उसकी ग्लूकोज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी। तो अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि ये पर्टिकुलर आदमी है, ये 50 ग्राम ग्लूकोज दिन में हैंडल कर सकता है, तो अगर वो 50 ग्राम से नीचे ग्लूकोज पूरे दिन में खाता है तो उसका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। और वो उससे ऊपर खाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा उसका। तो अब एक आदमी का, चलो 10 साल पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन आज उसको समझ में आ गया कि तेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। और ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो वहां से गोली मिलती है। तो वो गोली क्या काम करती है कि वो जो पेनक्रियाज जो इंसुलिन बना रही थी उसको दबोच के और ज्यादा इंसुलिन निकालती है। अच्छा। तो जो बीटा सेल 10 लाख बची थी वो फटाफट वो 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख और स्पीड से नीचे जाती है, क्योंकि हम उसी पे ज्यादा काम करा रहे हैं। गोली तो कुछ नहीं कर रहे ना, उसी मशीनरी से एक्स्ट्रा काम निकलवा रहे हैं। हाँ, उसी मशीनरी से काम ज्यादा चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ये करें कि अच्छा अपना ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी इतना है, हम इससे नीचे रखते हैं तो हमारा ग्लूकोज ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहने लगेगा और हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज डायबिटीज रिवर्सल द कॉन्सेप्ट। क्या ये जो बीटा सेल है, क्या हम फिटनेस से, अच्छे खाने से इनकी ग्रोथ कर सकते हैं वापस से? बीटा सेल जो मर गई उसको तो नया नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हमेशा कुछ सेल्स डेड हैं, कुछ मरने वाली हैं, कुछ हेल्दी हैं। तो जो मरने वाली हैं इनको बचा सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बट कैन वी रियली गो बैक टू दैट कि 2 मिलियन वाला, वहां जाना मुश्किल है। हाँ, तो डायबिटीज हो गई तो नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से आप वहीं रोक सकते हैं। अच्छा, अब आदमी को लगता है यार इतना डिसिप्लिन क्यों करे, अब मान लो लेते हैं, हाँ एक छोटी सी गोली आती है, बड़ी भी नहीं होती साइज में, खा लो और मौज करो। अल्टीमेटली ब्लड शुगर ही तो मैनेज करना है। गोली के साथ भी तो फिर इतना झंझट क्यों मोल ले, क्यों इतना डिसिप्लिन, क्यों इतना नॉलेज। तो समस्या ये है कि हम HbA1c लेवल कहते हैं, जो प्री डायबिटीज का 5.7, 3 महीने का एक एवरेज होता है 5.7। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्लूकोज लेवल वो 100 से ऊपर चल रहा है, समझ लीजिए 100, 110 से ऊपर चल रहा है, तो धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होते रहते हैं। तो क्यों नॉन डायबिटिक रेंज में HbA1c लाना जरूरी है? क्योंकि अगर आपको किडनी अगले 50 साल चलानी है तो ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको हार्ट ब्लॉक नहीं करवाना, कि ये हार्ट चलता रहे अगले 50 साल, तो आपको चाहिए। अगर आपका दिमाग ठीक से काम करता रहे तो ब्लड शुगर नॉर्मल चाहिए। अगर आपका लीवर ठीक काम करता रहे तो ग्लूकोज नॉर्मल। अगर आंखों से दिखता रहे, अंधा नहीं होना, तो आपको ग्लूकोज नॉर्मल चाहिए। तो सिर्फ ये कहना कि एक गोली तो खाई थी, HbA1c ठीक है 6.7 चल रहा है, डॉक्टर ने बोला बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से नीचे मेंटेन कर रहे हो, लेकिन द बेस्ट इज लेस देन 5.7। अब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, क्या वो अपनी लाइफ को इतना वैल्यू करता है कि भाई नहीं मैं तो नॉन डायबिटिक रेंज में रहूंगा। तो पॉसिबिलिटी है, साइंस है, टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे तो आदमी कर सकता है। अमेजिंग। अब थोड़ा आपके बिजनेस के ऊपर आते हैं जी, कि एग्जैक्टली आप करते क्या हो?
तो हम खाने पीने के ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ऐसे इंग्रेडिएंट से बने होते हैं जिनका ग्लूकोज लोड कम होता है। तो वो जब खाते हैं तो वो उनका ग्लूकोज लोड कम है तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। तो आटा, नमकीन, बिस्किट, मिठाई, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो उनका ईजीएल वैल्यू कम है, वो उसी टाइप के इंग्रेडिएंट मतलब एक जो नॉर्मल आटा होता है जो घर पे, हाँ वर्सेस डायबेक्सी का जो आटा है, हाँ आपने वो ऐसा आटा बनाया जी, जिसके अंदर मेजर फर्क ये है कि उसको खाने से उतना ग्लाइकोजन लोड नहीं बढ़ेगा जो नॉर्मल आटा खाने से हाँ, ग्लूकोज लोड, ग्लूकोज लोड हाँ उतना नहीं बढ़ेगा। उतना नहीं बढ़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। तो हम ये कहें कि अगर हम 100 ग्राम राइस खाते हैं तो उसका ग्लूकोज लोड है 60। मतलब 100 ग्राम राइस खाएंगे तो 60 ग्राम ग्लूकोज देगा। अच्छा 100 ग्राम चीनी का ले लेते हैं, थोड़ा सा और हायर साइड से, 100 ग्राम चीनी खाएंगे तो 65 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम राइस खाएंगे तो 60 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम गेहूं खाएंगे तो 50 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम दालें खाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 35-40 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम डायबेक्सी आटा खाएंगे तो रफली 7 के आसपास ग्राम ग्लूकोज आएगा। जो नॉर्मल आटा खा रहे थे उसका 50 था और आपका जो आटा है वो 7 है। 7 तो इतना बड़ा डेल्टा है। यस, 1:7-8 के आसपास का डेल्टा है। ऑलमोस्ट 80-90% कम हो का गया, रिडक्शन हो गया। यस। तो जब आदमी खाने में टेस्टी भी लगता है, रोटी भी अच्छी लगती है, और जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्लड शुगर पे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो द आइडिया इज द इंग्रेडिएंट। तो आप ऐसे इंग्रेडिएंट चूज करते हैं जिनका ईजीएल वैल्यू कम होता है। तो क्या इंग्रेडिएंट, ये जो आप यहाँ तक आए, हाँ। ये जो गैप आपने ढूंढा हाँ कि यार हमें ये प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो ग्लूकोज लेवल हमारा कम रखे, हाँ, यहाँ तक पहुंचे कैसे? जो पुरानी थ्योरी थी कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, सो नई थ्योरी है कि भाई इंसुलिन की कमी से नहीं होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। तो उसको मैंने हिस्टोरिकली एक्सप्लेन किया है। तो ये बुक है, तो साइन करनी चाहिए आपको। या बिल्कुल श्योर। अच्छा, ये ईजीएल वैल्यू का ये बुकलेट है, इसका चार्ट भी आता है। अच्छा, तो जो हम देख रहे हैं ना कि कैसे अब उसको मैनेज करें, कैसे देखें, तो मैंने इस पे सबसे पहले इस पे काम किया। तो इसमें 300 से ज्यादा फूड आइटम्स है। तो जैसे आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये येलो कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, तो ये आप देखिए। तो ग्रीन मतलब हम खा सकते हैं, येलो मतलब कि हमें कम खाना है, और रेड मतलब कि हमें नहीं खाना है। तो इससे जो डाइट की प्लानिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो इसमें हर चीज 100 ग्राम के हिसाब से है। तो ईजीएल वैल्यू पूरे दिन का हम 25 से नीचे रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज लोड, तो एक ग्लूकोज लोड मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज। तो अगर हम कह रहे हैं कि 25 ईजीएल वैल्यू पूरे दिन में खाना है, मतलब पूरे दिन में 25 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जो जनरली डायबिटिक पेशेंट की ग्लूकोज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो 50-60 ईजीएल वैल्यू तक होती है। नॉर्मल आदमी की 100-150 तक रहती है। अच्छा, डायबिटिक की 50-60 तक रहती है। ओके। तो अगर आप उसको 25 से नीचे ले आते हैं तो वो खाता है इस टाइप के फूड प्रोडक्ट, और ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता। तो ये आटा है, जैसे कि आप ये देखेंगे, हाँ ये तो शुगर है। हाँ, ये शुगर है। अच्छा, शुगर कंट्रोल आटा, शुगर कंट्रोल के लिए। तो मेजर इसमें इंग्रेडिएंट अगर मैं देख रहा हूँ वो है नट्स एंड सीड्स, फैट फ्री सोया फ्लोर, आलमंड, सेसमे सीड, पंपकिन सीड, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। मतलब आपने प्रोटीन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है बेसिकली, सो दैट जो आपका कार्ब्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया और ग्लूकोज लेवल कम हो गया। हाँ, तो जैसे हमने अभी बात की ना कि भाई 3 कंपोनेंट है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फैट फैटी एसिड देगा, प्रोटीन अमीनो एसिड देगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज देगा। तो अगर हम ऐसे कंपोनेंट दें जो ग्लूकोज ना छोड़ें तो ऐसा प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। नहीं, डेफिनेटली। तो अगर मैं बोलूं मेजर डिफरेंशिएशन ये है कि आपने प्रोटीन रिच फूड्स ज्यादा बनाए हैं, यस, सो दैट ऑटोमेटिकली कार्ब्स का परसेंटेज कम हो जाए। हाँ, तो सारे प्रोडक्ट्स में आपका वही कॉम्पोजिशन रहा है। हाँ, तो जैसे डायबेक्सी आटे में 40% प्रोटीन है, हाँ, करेक्ट, और फाइबर है काफी सारा। तो फाइबर और प्रोटीन ब्लड ग्लूकोज को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बिल्कुल। तो बस इस कारण, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आप इसकी रोटी खाओ, रोटी खाने में अच्छी लगती है, सॉफ्ट रहती है और पेट भर जाता है।